गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे हैं आरबीएसई 12th क्लास में मैथ्स, तो मैथ्स का सबसे सिंपल चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। सबसे पहला काम है आव्यूह क्या होता है। आव्यूह का उपयोग सबसे पहले आर्थर कैली ने किया। किसने किया? आर्थर कैली। इसने आव्यूह के उपयोग की सहायता से बीजगणितीय समस्याओं को सिंपल तरीके से हल किया। और आव्यूह का काम यही है, जो बीजगणितीय त्रिकोणमिति की जो समस्याएं हैं उनको सिंपल वे में रिप्रेजेंट आव्यूह की सहायता से अपन कर सकते हैं। अब आव्यूह क्या होता है, ये आव्यूह किसे कहते हैं, ये आर्थर कैली नाम के गणितज्ञ ने सबसे पहले आव्यूह का उपयोग किया। अब आव्यूह किसे कहते हैं? वस्तुओं, संख्याओं, अवयवों को आयताकार विन्यास में पंक्ति तथा स्तंभ के व्यू में लिखा जाना ही आव्यूह कहलाता है। फिर से सुनिए, वस्तुओं, संख्याओं, अवयवों को आयताकार विन्यास में पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखा जाना ही आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को बड़े कोष्ठक, छोटे कोष्ठक या फिर इस प्रकार या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चारों के चारों साइन आव्यूह को लिखने में या प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। आव्यूह के जो अंक है, जो अवयव है, जो संख्याएं हैं, जो वस्तुएं हैं जिसके अंदर लिखी जानी है वो ये है। इनके अंदर अपन आव्यूह को लिखते हैं। अब आव्यूह को प्रदर्शित किससे करेंगे? तो आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए जो अपने पास अल्फाबेट होते हैं वो कैपिटल लेटर में यूज लिए जाते हैं। मतलब ए बराबर कोई भी एक आव्यूह आ गई, मतलब आव्यूह किससे प्रदर्शित होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के द्वारा आव्यूह को प्रदर्शित किया जाता है। ये बात हुई, सबसे पहले बात हुई फॉर्मेट क्या होगा, प्रदर्शित किससे करेंगे। अब नेक्स्ट बात जो अपन कर रहे हैं, इसके अंदर कैसे लिखेंगे, क्या लिखे जाएंगे, उनके क्या नाम होंगे। तो आव्यूह को अपन लिखते हैं ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन। अब अपन यहाँ देखें तो इसमें अपने को 5 अलग कंटेंट दिख रहे हैं। एक ए दिख रहा है, एक आई दिख रहा है, एक जे दिख रहा है, एक एम दिख रहा है, एक एन दिख रहा है। सबसे पहले अपन ए का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, इन सब की बात करेंगे। और सबसे पहले बात करते हैं ए। तो ए होती है अवयव। ए क्या होते हैं? अवयव। अवयव बोल दो, वस्तुएं बोल दो, संख्याएं बोल दो, ये सब किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? ए के द्वारा। एम पंक्तियों की संख्या, एन स्तंभों की संख्या, आई पंक्ति का क्रम, जे स्तंभ का क्रम। ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन का मतलब हुआ अवयव, तो ए की जगह लिखे जाएंगे। आई मतलब कौन से नंबर की पंक्ति, जे मतलब कौन से नंबर का स्तंभ, एम मतलब इसके अंदर कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या, एन मतलब इसके अंदर कितने स्तंभ है, स्तंभों की संख्या। मतलब ए बराबर ए नोट 1 1, ए नोट 1 2, ए नोट 1 3, 2 1 2 2 2 3। तो अब देखो यहाँ पे ए तो आगे अवयव। अब यहाँ आई की जगह एक आ रहा है और जे की जगह भी एक आ रहा है। यहाँ आई की जगह 1, जे की जगह 2, 1 3, 2 1 2 2 2 3, मतलब आई की वैल्यू 1 हुई, जे की वैल्यू भी 1 हुई। आई क्या है? पंक्ति का क्रम, इसका तो कौन सी पंक्ति? पहली। जे क्या है? स्तंभ का क्रम, कौन सा स्तंभ? पहला। तो ये जो अवयव है, ये जो एलिमेंट है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अंदर है, इसलिए यहाँ एक एक लिखा हुआ है। इसकी बात करें 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 का मतलब पंक्ति पहली और स्तंभ कौन सा? दूसरा। पहली पंक्ति
दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार इसकी बात कर लो तो देखो 2 3, तो 2 तो का मतलब पंक्ति कौन सी, दूसरी, 3 का मतलब स्तंभ कौन सा, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ। तो ए नोट 2 3, तो आई जे समझ गए अपन, एम एन का मतलब समझ गए, एम का मतलब पंक्तियों की संख्या 1 2, 2 पंक्तियां, एन का मतलब स्तंभों की संख्या, तो 1 2 3, तो स्तंभ कितने हो गए, 3 हो गए। ये हो गया आव्यूह के बारे में बेसिक नॉलेज अपनी, कि सबसे पहली बात आव्यूह क्या होता है समझ में आ गया। आव्यूह को किस में लिखते हैं, आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, आव्यूह में अंदर क्या लिखा होता है, बाहर क्या लिखा होता है, इनका क्या क्या नाम है, तो इनका ये नाम है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन जब प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ अपने पास संख्याएं आएंगी, A11 A12 ऐसे, A बराबर ABC 3 2 -1 0 1 4, तो देखो ये ABC 3 2 -1 0 1 4, ये सब एक ही जगह आ रहे हैं, अरे 3 पंक्ति है 3 लिख दिए, स्तंभ 3 है 3 लिख दिए। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ A22 की वैल्यू कितनी है, A नोट 22 का मान बताओ कितना है, तो यहाँ देखो 2 मतलब पंक्ति दूसरी, 2 मतलब स्तंभ दूसरा, क्योंकि ये आई और जे है, आई और जे, आई का मतलब पंक्ति का क्रम, जे का मतलब स्तंभ का क्रम, इसका मतलब पंक्ति का क्रम कौन सा, दूसरा, जे मतलब स्तंभ का क्रम भी कौन सा, दूसरा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये पंक्तियां होती है, ये स्तंभ होते हैं, तो A22 का मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये तो हुई दूसरी पंक्ति और ये हुआ दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये मिल गया जहां कट रहे हैं एक दूसरे से। तो A22 की जगह कितना आ गया, 2। अगर अपन A31 की बात करें तो I का मान कितना आया, 3, इसका मतलब पंक्ति कौन सी, तीसरी, ये रही तीसरी पंक्ति, एक जे स्तंभ पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कितना आया, 0। और बनाकर देखें अपन, A13 का निकालें, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, C मिल गया। ऐसे अपन किसी भी अवयव में किसी भी अवयव का पता कर सकते हैं कि इस अवयव का मान क्या है, या इस अवयव को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। A310 से द्वारा हो रहा है, A13C के द्वारा हो रहा है, A222 के द्वारा हो रहा है। ये तो बात हुई अवयव की। 3 नंबर का चैप्टर आएगा आपकी बुक में और सबसे सिंपल चैप्टर है। और ध्यान रखना, अगर आपको तीसरा पार्ट आएगा तो ही आपको चौथा लेसन जो अपने पास सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, वो समझ में आएगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है दोनों। और तीसरा और चौथा आएगा तो ही पांचवा आएगा। अगर अपन तीसरा पढ़ेंगे तो चौथा पांचवा पढ़ेंगे, और तीसरा चौथा पांचवा तीनों लेसन मिलाकर 10 नंबर के हैं। कितने नंबर के, 10। और इन 10 के 10 कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तीसरे से। यहाँ से सब कुछ चलेगा तो अपन 10 तक पहुँच जाएंगे। अगर यहीं से दिक्कत हो गई 10 नंबर लाने में भी दिक्कत होगी। तो इनका अपन ध्यान से फॉलो करेंगे। अब पढ़ते हैं आगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये बेसिक नॉलेज हो गई। अगर आपको उतारना है तो आप वीडियो को रोक के उतार लेना। और सबसे पहला प्रकार है पंक्ति अवयव। गणित में परिभाषा याद करने में अपने बहुत बड़ी दिक्कत होती है। अपने हर बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है गणित की परिभाषा याद करने के लिए, क्योंकि आप लोग रटते हैं और गणित की परिभाषाओं को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी आप परिभाषा बोल रहे हैं, एक बार उस शब्द को गौर से देखिए और उसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, अर्थ निकालिए उसका डिस्क्राइब करके। अगर आपको उसका अर्थ आ गया तो उसकी परिभाषा है और कुछ भी नहीं। पंक्ति अवयव का मतलब आप जानते हैं, मैट्रिक्स की बात हो रही है। पंक्ति का मतलब आप जानते हैं पंक्ति होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उस मैट्रिक्स में सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर होगा, पंक्ति के ऊपर। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी नहीं है। इसकी 2 परिभाषाएं होती है। अपना बिल्कुल सरल वाली परिभाषा की बात करें तो ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, ये लो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो।
पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब पंक्ति अपन डिनोट कर रहे थे, प्रदर्शित कर रहे थे एम से, इसका मतलब एम का मान जिसमें भी एक होगा, एम का मान जिसमें भी एक होगा वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। कौन सा अवयव कहलाएगा? पंक्ति अवयव। कब? यदि एम बराबर कितना होगा? 1। अगर अपन एग्जाम्पल बनाएं तो ये देखो, ये बन गया, बन गया। और दूसरा बनाएं, ये बन गया। एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है, इसको बोलते हैं पंक्ति अवयव। अब दूसरा, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आ गया। अर्थ आपको, अंतर आपको दिख रहा है दोनों में क्या अंतर है? एक शब्द का अंतर है, यहाँ पंक्ति है, यहाँ स्तंभ है। बस पंक्ति की जगह स्तंभ लिखा गया है, तो डेफिनेशन जो अपन ने लिख रखी है इसमें भी अपन पंक्ति की जगह क्या लिखेंगे? स्तंभ लिखेंगे। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। अब स्तंभ, एक स्तंभ किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। इसका मतलब अगर एन का मान 1 है तो वो स्तंभ अवयव कहलाता है। कब? यदि एन बराबर कितना है? 1। अगर इसका भी एग्जाम्पल बनाए तो एग्जाम्पल ये बन गया, इसका एक स्तंभ है। और बनाना है, और बना दो। छोटा सा बनाना है, छोटा सा बना दो। ये सब स्तंभ अवयव है क्योंकि इनमें एक ही स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। पंक्ति अवयव समझ में आ गया, स्तंभ अवयव आ गया। अब तीसरा, सबसे काम का और नहीं भी काम का, दोनों ही बातें हैं इसमें। शून्य अवयव। ये जो शून्य है ना, आपका और शून्य का रिलेशन बहुत पहले चल रहा है, ये आप भी जानते हैं। कई बार एग्जाम में आता रहता है ना, परीक्षा कॉपी में मिलता रहता है अपने को जीरो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, ये अपने साथ चलता रहता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपन शून्य अवयव की बात करें, शून्य अवयव किसे कहते हैं? ऐसा अवयव, शून्य का मतलब जीरो, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें सब टारगेट किसको किया गया है? जीरो को। इसकी अगर परिभाषा लिखें तो ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे अवयव क्या हो? जीरो हो। सारे के सारे क्या हो? जीरो। वो कहलाता है शून्य अवयव। अगर इसका एग्जाम्पल बनाएं तो देखो, 0 0 0 0 0 0। दूसरा बना दो, कैसा भी बना दो, ये सब शून्य अवयव है। कैसे अवयव है सब? शून्य अवयव। इसका मतलब शून्य में जो टारगेट किया गया है वो शून्य को ही किया गया है। जिसके सारे के सारे अवयव जीरो होंगे वो कैसा अवयव कहलाएगा? शून्य अवयव। समझ में आ गए? अवयव के अवयव तक अपन 3 प्रकार पढ़ चुके, और ये जो 3 प्रकार जो पढ़े हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रकार पढ़े। पंक्ति अवयव पढ़ा, एक पंक्ति हो। स्तंभ अवयव पढ़ा, एक स्तंभ हो। शून्य अवयव पढ़ा, सारे अवयव जीरो हो, वो शून्य अवयव कहलाता है। अब नेक्स्ट देखो, अब चौथा, अब एक बात का ध्यान रखना, चौथा अवयव समझ में आएगा तो ही पांचवा समझ में आएगा, और चौथा और पांचवा समझ में आएगा तो ही छठा समझ में आएगा। इसलिए ध्यान से अपन इसको समझेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पांचवा चलेगा, चौथे और पांचवे के अकॉर्डिंग ही छठा चलेगा। तो इसलिए अपन सबसे पहले बात करें वर्ग अवयव की। अभी तक जो अपन ने 3 पढ़े ये अलग अलग थे तीनों। पंक्ति और पंक्ति अलग अवयव चल रहा था, स्तंभ अलग चल रहा था, शून्य अलग चल रहा था। अब जो पढ़ेंगे, अब ये, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में वर्ग अवयव काम आएगा। फिर अपन पढ़ेंगे इकाई अवयव। इकाई में वर्ग और विकर्ण दोनों काम आते हैं। अब वर्ग अवयव, वर्ग का मतलब आप जानते ही हैं। आपसे पूछे कि वर्ग किसे कहते हैं तो आपको सीधा सा आंसर आता है, फटाफट आता है। जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो या जिसके चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है। तो यही बात इसमें भी लागू हो रही है। वर्ग अवयव
ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ समान हो। जिसमें जितनी पंक्ति है उतने ही अगर स्तंभ रहेंगे तो वर्ग अवयव कहलाएगा। अगर इतनी बड़ी लैंग्वेज को गणितीय रूप में छोटे से लिखना है तो ये लिख दो m बराबर n। अगर कोई वर्ग अवयव है तो उसमें m और n बराबर होंगे, मतलब पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करें तो देखो ये एग्जाम्पल बन गया, 2 पंक्ति 2 स्तंभ m गुणा n दोनों एक दूसरे के बराबर है, वर्ग अवयव। और बनाना है, और बना दो, 3 गुणा 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ m और n बराबर है, वर्ग अवयव कहलाता है। आगे समझ में, वर्ग अवयव ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतने स्तंभ होंगे। गणितीय रूप में निरूपित करना है m बराबर n। नेक्स्ट देखो, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, चौथा आएगा तो ही पांचवा आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इससे है। अब विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? विकर्ण का नाम आते ही आपके दिमाग में आयत, वर्ग, चतुर्भुज, मतलब कोई भी चतुर्भुज आ जाता है, क्योंकि जनरली आप लोग विकर्ण को ना चतुर्भुज में फाइंड आउट करते हैं नहीं करते? वैसे पंचभुज में मिलता है, लेकिन अपन चतुर्भुज की बात ज़्यादा करते हैं क्योंकि अपन ज़्यादा अभी तक त्रिभुज चतुर्भुज ही पढ़ते आ रहे हैं। अब विकर्ण का मतलब चतुर्भुज। और आपको पता है मैंने शुरू में कहा था, जो अवयव है वो आयताकार विन्यास में लिखी जाती है। देखो ये आयताकार है, अब ये वर्गाकार है। आप बोलोगे सर ये तो वर्गाकार आयताकार का है, 3 भुजाएं 3 स्तंभ है तो ये वर्गाकार हुआ। सर ये भी वर्गाकार है, और मैं कह रहा हूँ ये आयताकार है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग एक आयत है, प्रत्येक वर्ग एक आयत है, लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने जो, अगर आप वापस वीडियो को बैक में लेकर देखेंगे स्टार्टिंग में, तो मैंने अवयव की परिभाषा यही बोली थी कि वस्तुओं, संख्याओं, अवयवों को आयताकार विन्यास में पंक्ति तथा स्तंभ के व्यू में लिखना ही अवयव कहलाता है। अगर आप बैक में जाकर देखें तो सेम डेफिनेशन मैंने पहले बोली थी। इसका मतलब आयताकार विन्यास का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं आयताकार जैसा दिखना चाहिए, और आयताकार ही है ये भी, क्योंकि वर्ग भी एक आयत है, लेकिन आयत भी एक वर्ग है ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सबको वर्ग नहीं कहकर सबको क्या कहा गया? आयत कहा गया। अब देखो विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव का मतलब ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव। तो कहीं ना कहीं विकर्ण अवयव किसके अंदर मिलेगा? वर्ग में, क्योंकि अपने डेफिनेशन स्टार्टिंग की है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहा होगा कि मुख्य विकर्ण का मतलब क्या हुआ सर, हम तो विकर्ण सुनते आ रहे थे। तो देखिए, कोई भी अपन ने एक आकृति बना ली, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, होते नहीं होते। अब अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स अवयव के अनुसार इसको कहा जाता है प्राइमरी, इसको कहा जाता है सेकेंडरी, मतलब ये मुख्य है और ये दूसरा है बचा हुआ। तो मुख्य विकर्ण ये विकर्ण कहलाता है। तो अपन क्या बोल रहे हैं? ऐसा वर्ग अवयव। तो कहीं ना कहीं बात होगी कि जो अवयव बनेगा उसमें भी पंक्ति स्तंभ समान होंगे, क्योंकि कैसा है? वर्ग है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण हुआ, के अतिरिक्त, इसको छोड़ दो, शेष सभी अवयव इधर इसके ऊपर के और इसके नीचे के, शेष यही बचे, या तो इसके ऊपर के बच गए या फिर इसके नीचे के बच गए। शेष सभी अवयव शून्य हो, इसके ऊपर के भी 0, इसके नीचे के भी 0, क्या कहलाएगा?
विकर्ण अवयव। अगर अपन बनाए तो देखो 3 0 0 0 8 0 0 0 -1 वर्ग है कि नहीं, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ वर्ग है, ऐसा वर्ग अवयव बोला है पढ़ने तो सही आ गया। जिसमें मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त इसको छोड़ दो, शेष सभी इसके नीचे 3 बच रहे हैं, इसके ऊपर 3 बच रहे हैं, देखो 0 है, तो ये कौन सा अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव। इसमें अगर 2 गुणा 2 का बनाए 2 गुणा 2 का ये बन गया मुख्य विकर्ण। ये ध्यान रखना, ये मुख्य विकर्ण